हेलो गाइस, महावीर जांगिड़ हियर और ये है हमारा पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम लोकसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोकसभा को हिंदी में भी लोकसभा ही कहते हैं। लोकसभा के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यानी एलिजिबिलिटी, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, और फोर्थ नंबर पे होगा डिसोल्यूशन यानी कि लोकसभा का विघटन कैसे किया जाता है, और लास्ट में लोकसभा से रिलेटेड जितने भी कोई फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में लोकसभा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोकसभा पर डिस्कशन करेंगे। लोकसभा को हिंदी में भी लोकसभा ही कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है यहाँ पे लोकसभा, और लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप रीड कर लीजिए। तो देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये लोअर हाउस है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी किया था। और ये टेम्पररी हाउस है। टेम्पररी क्यों है? क्योंकि एवरी आफ्टर 5 ईयर्स इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, या राष्ट्रपति इसको पहले भी डिसोल्व कर सकते हैं। तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, लेकिन इस लेक्चर में हम लोकसभा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि लोकसभा की स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसमें कितने मेंबर होते हैं, स्टेट से कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज से कितने हैं, एंग्लो इंडियंस कितने हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर उस लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी आप में से कोई किसी को अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। और फिर उसका देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि लोकसभा का मेंबर जो होता है वो कैसी कंडीशन में या कब वो है डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है अपने पद से। और नेक्स्ट होगा डिसोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे ये हाउस की बात हो रही है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन जो था ये मेंबर्स की बात हो रही थी यहाँ पे। और फिर लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो लोकसभा का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। टोटल यहाँ पर कितने मेंबर होते हैं? 545। ठीक है। अब ये 552 क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी वैल्यू दे रखी है, यानी संविधान में बोला गया है कि इतने मेंबर तक हो सकते हैं। लेकिन हमने हमारे यहाँ के इंडिया की कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको 445 ही रखा है। और ये 445 जो है, इसमें अब आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसमें कुछ होंगे इलेक्टेड, यानी कुछ चयनित होकर आएंगे। यानी जनता जो है, जनता वोट डालती है ना, एवरी आफ्टर 5 ईयर्स ये वोट करती है। स्टेट के जो सीएम बनते हैं उनके लिए भी करती है, और लोकसभा के लिए भी करती है, ताकि आगे जाके इसमें पीएम बन सके। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हम वोट डालते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन ही होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जनता खुद डालती है ना, पब्लिक जो है खुद वोट डालती है। तो ये होते हैं इलेक्टेड इलेक्टेड। और कुछ होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड यानी नाम निर्देशित। इसको नॉमिनेट कौन करेगा? इसको प्रेसिडेंट करेगा, है ना, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो होते हैं टोटल 543। और अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कितनी लिमिट दे रखी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 550 तक जो है इलेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन हमने हमारे यहाँ के कंडीशन के हिसाब से 543 ही रखा है। और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कितने नॉमिनेट कर सकते हैं? 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसमें कुछ स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेशों से इलेक्ट होके आते हैं। तो इसमें स्टेट जो है, स्टेट से कितने आते हैं? 530 मेंबर्स। ठीक है। जो राज्य जो है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट राज्य है। अभी हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट में 28 जो है राज्य है, 28 स्टेट्स है। और पहले 29th थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अभी क्या हुआ? अभी जम्मू कश्मीर क्या है? स्टेट नहीं रहा। तो इसके बाद में हमारे इंडिया में स्टेट्स यानी राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। तो 28 स्टेट्स में से जो चुन के आने वाले मेंबर हैं उनकी संख्या कितनी है? 530। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन से स्टेट से चुनकर आते हैं लोकसभा में? वो आते हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि 80 मेंबर्स होते हैं वहां से। इसलिए जितनी भी केंद्रीय सरकारें होती है वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के टाइम पे अपनी पूरी जी जान लगा देती है, क्योंकि उनको पता है कि वहां से अगर जीत के आएंगे तो वहां से मेंबर जो है बहुत ज्यादा बनने वाले लोकसभा में। ठीक है। तो फिर अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में गाइस ध्यान रखना है, टोटल अभी एट प्रेजेंट में कितने? 13 है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है कि 20 मेंबर्स तक आप रख सकते हो। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो दिल्ली से 7 है, और बाकी ईच यूनियन टेरिटरी से कितने? 1 है। अब गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इनका अभी प्रॉपर डिफाइन नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट लोकसभा चुनाव आएगा
तब मालूम चल जाएगा कि इनसे यहाँ पर कितने मेंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं उस टाइम पे आपको अपडेट दे दूंगा। और अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स पर। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है इनको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। और ये जो टोटल टू होंगे, और ये टू कहाँ से आएंगे? ये एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से आएंगे। अब ये एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी क्या होती है? तो गाइस ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया में जो यूरोप के जो लोग रह रहे हैं, यूरोप के कह रहा हूँ मैं, ब्रिटेन के नहीं कह रहा हूँ, तो यूरोप के जितने भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके या तो फादर या उनके ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडफादर, ठीक है ना? तो कोई भी ऐसी मेल चेन जो होनी चाहिए ना, मेल चेन, यानी मेल जो है यूरोप से रहा हो। तो अगर यूरोप से कोई मेल है और जो इंडिया आके बस गए हैं, और अब यहाँ पे इंडिया में ही उनका पूरा घर बार है, और इंडिया के ही सिटीजन बन गए हैं। तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, देश हमारा जब आज़ाद हुआ, उस टाइम पे इनको काफ़ी दिक्कत होने लग गई थी कि अब हम तो कह रहे थे कि अंग्रेजों को बाहर निकालो, लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे यहीं पे शादी कर ली थी, यहीं पे उनके बच्चे हो गए थे। तो इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम लोग अब नहीं जाएंगे, हमें यहीं पर रहना है, तो हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ राइट्स हमें उपलब्ध करवाइए। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम आपके लिए एक लोकसभा में अलग से व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एंग्लो इंडियंस जो है, ये इसी के कारण से यहाँ पे इनको अलग से जगह दी गई है, जो कि प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करके यहाँ पे नाम निर्देशित करके इनको अपॉइंट करते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है एलिजिबिलिटी पर। एलिजिबिलिटी यानी किसी भी व्यक्ति को अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, तो उसके लिए योग्यता क्या है? क्या आप में से कोई लोकसभा का मेंबर बन सकता है? तो चलिए उसके बारे में हम कंफर्म कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडियन होना चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप वो इंडियन ही होंगे। और सेकंड कंडीशन है कि उनकी एज जो है वो 25 ईयर्स से अधिक होनी चाहिए, यानी 25 ईयर्स क्रॉस कर चुकी हो, या इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम ना हो। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है, आप देख लीजिए आप इस कंडीशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और थर्ड कंडीशन जो है कि वो भारत में किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए, यानी अपने इलाके में या फिर और कहीं पर भी अगर वो रह रहा है, कहीं काम करने के पर्पज से कहीं बाहर दूसरे स्टेट में गए हैं, वहां पर भी अगर वो रह रहे हैं, तो वहां पे अगर वोट करते हैं और उसका वोट करने का उनका जो वोटर आईडी अगर उनके पास में है, तो वो एलिजिबल है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। अब फोर्थ देखो यहाँ पे पॉइंट है कि वो अगर जो लोकसभा का मेंबर बन तो रहा है, लेकिन आगे जाकर के जब इलेक्शन कमिश्नर उनको शपथ दिलवाते हैं, तो वहां पर वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इससे शपथ नहीं लूंगा, उससे शपथ लूंगा, ऐसा। तो यहाँ पे ये जो है शपथ लेने के लिए विलिंग हो, सहमत होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, देखो, विलिंग टू टेक ऑथ यानी शपथ बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन जिस किसी पर्सन के सामने उनको शपथ लेने के लिए कहेंगे, उनके सामने उनको शपथ लेनी होती है। और फिफ्थ पॉइंट जो होगा कि जब लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ते हो, तो उसके लिए पहले आपको 25,000 रुपीज उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी होती है लोकसभा का मेंबर बनने की। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन पर। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पर हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट रीड कीजिए कि 5 ईयर्स, यानी अगर लोकसभा का मेंबर अगर चुना गया, तो 5 ईयर्स तक तो वो लोकसभा का मेंबर रहेगा, है ना, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो 5 ईयर्स तक तो उसको कोई भी निकाल नहीं पाएगा। लेकिन इन बिटवीन उनको लगता है कि अब वो है, अब मेंबर रहना नहीं चाहता और उसको रिजाइन देना हो, तो वो रिजाइन दे सकता है। जो रिजाइन किसको देगा? वो देगा इस लोकसभा के स्पीकर को, जिसे हिंदी में लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जैसे कि ये लोकसभा है, और उसमें यहाँ पे जो मेन जो हम कहें प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी जो होता है, ये होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है कि जैसे अगर कोई पर्सन है, जब लोकसभा का मेंबर बना तब तो वो इंडियन था, लेकिन आगे जाकर के उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, तो वो लोकसभा के लिए भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि विकृत चित्त, यानी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे ना, अनाप शनाप कुछ भी बोल दे, ठीक है, तो कैसे भी कुछ भी महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, या कुछ निचली जातियों के लोगों के बारे में कुछ भी अगर अनाप शनाप कुछ बोलता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। और बहुत बार आप न्यूज में भी देखते हो कि लोग जो है किसी मंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में या फिर कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोगों के बारे में कुछ कमेंट कर दिया होता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मंत्री दल बदल का दोषी पाया गया,
यानी इलेक्शन लड़ते टाइम तो एक पार्टी से है और जब जैसे इलेक्शन जीतेगा तो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं दल बदल, यानी इंग्लिश में हो गया डिफेक्शन। यानी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभी डिफेक्शन का लॉ जो है ये कब ऐड किया गया? ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, जो कि 52nd अमेंडमेंट के बाद में इसको जोड़ा गया। ठीक है, यानी बहुत सारे मंत्रियों ने इसे अपना एक बिजनेस बना लिया था, यानी जब जीतेंगे तब किसी एक पार्टी से, और जब जो है जीतने के बाद में किसी और दूसरी पार्टी से पैसे लेकर के उनको अपना वोट ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे काफी परेशानी होती थी हमारी लोकतंत्र में, हमारे जो पार्टी सिस्टम में। तो इस ये कानून वहां पर लाया गया। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है 6th, जो कि जेल से संबंधित है। यानी अगर कोई मंत्री है उसको 2 साल तक लगातार जेल हो जाए, ठीक है, या फिर वो सोशल क्राइम्स में लिप्त पाया गया, है ना, तो उसको भी लोकसभा की सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि सोशल क्राइम्स जो है, इसमें सोशल क्राइम्स में क्या क्या आते हैं। एक तो देखिए कि अनटचेबिलिटी को जो प्रमोट करता हो, या फिर वो डोवरी यानी कि जो है दहेज प्रथा को प्रमोट करता हो, या फिर सती प्रैक्टिस जो इसको प्रमोट करता हो। तो ऐसी चीजों को प्रमोट करने वाले जो व्यक्ति जो है, ये मंत्री जो है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है लोकसभा की मेंबरशिप से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किसका? ऑफ द हाउस। हाउस यानी लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिसोल्यूशन कैसे होता है? फर्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पे अगर एक बार लोकसभा का चुनाव हो जाए तो 5 years तक तो लोकसभा बनी रहेगी, यानी जो लोकसभा जो है 5 साल तक अपना काम करती रहेगी। और लेकिन उसके बीच में प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट का अपना खुद की राय नहीं होगी, ये उसको राय देने वाले कौन होंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद। और उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी अपना रिजाइन दे दें तो ये ऑटोमेटिकली सभी मंत्रियों का यहाँ पे रिजिग्नेशन माना जाएगा। तो इसीलिए जो है जितने भी मंत्री हैं ये प्राइम मिनिस्टर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे है वो है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर लोकसभा में पास हो जाए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास हो जाए, तो यहाँ इससे भी क्या होगा कि लोकसभा जो डिसॉल्व हो जाती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि होगा फैक्ट्स पर। यहाँ पे देखिए ये है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आप रीड कीजिए, इसमें यहाँ पे लिखा होगा, देखो लोकसभा उसकी फर्स्ट सिटिंग जो होती है वो 13 मई 1952 को होती है। तो ये 1952 जो है ये आपके काम का है, और ये जनरल इलेक्शन होने के बाद ही होती है। और सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे देखिए एट प्रेजेंट में हमारी जो लोकसभा वर्क कर रही है, ये कितवा इलेक्शन हुआ या फिर ये कितवी लोकसभा है? ये 17th लोकसभा है गाइज, ठीक है। और ये मई 2019 को ये इलेक्शन हुए थे। अब लोकसभा के इलेक्शन में जो हम आम जनता, हम आम लोग जो उसमें वोटिंग डालते हैं, तो ये वोटिंग के लिए जो एज थी वो पहले 21 ईयर्स थी, लेकिन इसको घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया। अब ये कौन से अमेंडमेंट इससे हुआ है? तो यहाँ पॉइंट नंबर 3 आप रीड कीजिए, 61st अमेंडमेंट के बाद में वोटिंग एज जो है ये घटा दी गई, ये 18 ईयर्स कर दी गई। पहले थी 21, लेकिन अभी 18 ईयर्स वोटिंग की एज है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इसमें यहाँ पे लोकसभा में जो यहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी लोकसभा का जो हेड है, उसको क्या कहते हैं? तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, उसको कहते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष। इसी की जगह अगर राज्यसभा के हेड की बात करें तो उनको कहते हैं चेयरमैन। तो क्योंकि हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोकसभा का जो हेड होगा उसको कहते हैं स्पीकर। और फिफ्थ पॉइंट जो है कि हमारे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर, या फिर पूरा नाम कहें तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको लोकसभा के बारे में ये कंप्लीट वीडियो समझ में आया होगा। और इसी के साथ में हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।